Hello everyone, welcome to Maluka IS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about loss and damage fund, right? So सबसे पहले जानते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में. टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम मलुका IS आपके लिए लेके आया है टोटल 64 टेस्ट, जिसमें 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के हैं. बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी. ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हो. राइट, तो चलिए बात करते हैं आज की न्यूज के बारे में. तो अभी रिसेंटली जो है वो केरला में बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स आए थे. अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो पूरा इशू है यहाँ पे केरला डिजास्टर का, ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है. हैवी रेनफॉल, दिस रेनफॉल इज अबाउट, ये कहा जाता है कि कुछ एरियाज में 140 ठीक है, और कुछ एरियाज में 300 के आसपास का रेनफॉल देखने को मिला है, जो काफी हैवी होता है. उसके साथ में सेकंड कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी, ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, इसके साथ में इन्वॉल्व, जहां पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जैसे इश्यूज, ठीक है, ये भी सामने आए. तो अप्रोक्सीमेटली इसमें, ठीक है, 379 लोगों की डेथ हुई है. ठीक है, और 270 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, और 100 के आसपास लोग अभी भी क्या है, मिसिंग है. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जाके यहाँ पे विजिट किया था, लोगों के दर्द को जाना है, और कोशिश ये की है कि कम से कम वहां पे दोबारा से उस एरिया को रीबिल्ड किया जाए. तो ये केरला के वायनाड में ये प्रॉब्लम हुई है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में. एंड वायनाड इज इकोलॉजिकली वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया. पहले राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी. अब यहाँ से दोबारा वो इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि वो इस बार 2 सीट से इलेक्शन लड़े थे. राइट, तो इसमें अगर वायनाड अगर आप देखते हो तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे काफी ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे कई सारी तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है, कई सारे नेशनल पार्क. ये पूरा एरिया जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी आता है, और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एरिया भी है. काफी इंपॉर्टेंट और इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया ये माना जाता है. तो इसमें ये कहा गया है कि केरला को क्या एक्सेस होगा लॉस एंड डैमेज फंड से. अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस लॉस एंड डैमेज फंड. राइट, सो चलिए जानते हैं. सो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरा स्लाइड हुआ है. तो यहाँ पे काफी एनडीआरएफ के लोग हैं, कुछ यहाँ पे पर्सनल्स, पुलिस पर्सनल्स इन्वॉल्व हैं, जो पूरा यहाँ पे सफाई जो है वो कर रहे हैं, मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो न्यूज तो सिंपल है, यानी कि जो रिसेंटली केरला के वायनाड में जो क्राइसिस हुआ है, क्या यहाँ पे इस क्राइसिस से जितना नुकसान है उस नुकसान को, ठीक है, उसकी भरपाई करने के लिए क्या लॉस एंड डैमेज फंड से कुछ पैसा मिल सकता है. अभी लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था. ठीक है, दिस वाज द अर्थ समिट. इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं. अब ये जो समिट है वो आपका ब्राजील में होता है. वहां पे दुनिया भर से लोग जाते हैं, और वहां जाकर के जो साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सब ने जाके वहां पे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी, और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है, और 21st सेंचुरी में या 22nd सेंचुरी में जब वो स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ेगा उसके बारे में भी बात किया गया. तो उसके जो भी फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, वहां से क्या किया गया कि एक तरह से इसका सोल्यूशन निकाला गया कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज से एक साथ लड़ेंगे. क्योंकि क्लाइमेट चेंज की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है सच, जैसे हमने बॉर्डर बना के रखे, वो तो कहीं भी किसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है. तो इस केस में यहां से एक ऐसा कन्वेंशन लाया गया जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसको जाके लोगों ने रेटिफाई किया, देशों ने अलग अलग, और जिसने रेटिफाई किया वो बन गई सीओपी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे पहले हुई थी 1995 में, जो कि बर्लिन में. ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट 1997 में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है. काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को
इसका एक सोल्यूशन इसने प्रोवाइड किया था। कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन वगैरह के बारे में इसके अंदर काफी बातचीत की गई थी। तो यहाँ से ही ये जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये हर साल लोग मिलते हैं दुनिया के किसी कोने में और बैठ करके डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान होता है या क्लाइमेट चेंज कैसे बदल रहा है, उसके पैटर्न्स क्या है, उनको समझ के ये लोग देखते हैं कि हम एक साथ कैसे इसको रोक सकते हैं। राइट। सो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली किसी एरिया में जो 30 से 40 साल तक जो वेदर एलिमेंट्स होते हैं उनमें अचानक चेंज आना। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर्स का बढ़ जाना, ठीक है, बर्फ का अनटाइमली पड़ना, पहले कभी जल्दी पड़ जाती थी, अभी लेट पड़ती है, कम पड़ती है, पहले जितनी नहीं पड़ रही। बारिश या तो होती है तो बहुत ज्यादा हो रही है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, या फिर नहीं हो रही तो फिर ड्राउट्स आ रही हैं। ठीक है, कुछ एरिया में ड्राउट्स पड़ रही है, कुछ एरिया में सिंपली फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। तो इसकी वजह से ही ये सारा नुकसान हो रहा है। तो इसमें लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो अभी जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिनका कोई ज्यादा रोल नहीं रहा, ठीक है, जैसे जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है या कनाडा है, इन लोगों ने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा किया, जिसकी वजह से कोयला जलाया, कोयला जलाने से आज इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है जिसकी वजह से ये पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई ऐसी स्टेट जहां पे बहुत बड़े स्केल पर अगर डैमेज हुआ है और वो जो डैमेज इरिवर्सिबल है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस केस में लॉस एंड डैमेज फंड दिया जाएगा। ये एक तरह का एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे कि जो एड्रेस किया जाएगा इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिनको ना तो रोका जा सकता, ना तो जिनको मिटिगेट किया जा सकता अडेप्टेशन मेजर से, उसकी वजह से। तो क्या केरला भी डिमांड कर सकता है एज अ स्टेट लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर, क्या उसको ये पैसा मिल सकता है? यहाँ पे ये देखना जरूरी है। राइट। तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये आया कहां से? तो वैसे ये एक सीओपी हुई थी, जो अभी हमने सीओपी के बारे में देखा, सीओपी क्या है। तो सीओपी 19 2013 में यहाँ पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बीच में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें लॉस एंड फंड को एस्टेब्लिश किया गया वॉर्शो। और दिस वॉर्शो इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड में मीटिंग हुई थी और वहां पे पहली बार बात किसकी की? लॉस एंड डैमेज फंड की। फंड तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि इसमें जो फाइनेंशियल और जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो कौन देगा, कैसे होगा, कैसे हम इस फंड के अंदर पैसा डालेंगे, कैसे इसको आगे दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद कॉप 25 आती है। जो कॉप 25 है, इस 25 को सेंटियागो के अंदर एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कंट्रीज ने, ठीक है, कमिट नहीं किया कोई फंड, लेकिन इनिशिएटिव को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पे फंड कोई कमिट नहीं हुआ। फिर आया 26। तो 26 के अंदर ये ग्लासगो के अंदर ये पूरा मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर क्या किया गया? इसके अंदर ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, इस फंड को, कि ठीक है आज से ये फंड क्या हो गया? ऑपरेशनलाइज हो गया। तो ऐसे, ठीक है, अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, बट अभी ऑपरेशनलाइज हो गया। तो अक्टूबर, अब सीओपी 27 के अंदर नवंबर 2022 में, ठीक है, यहाँ पे इसमें कंसर्न्स आए, ठीक है, जो एग्री किया गया, जैसे इसके जो मेंबर कंट्रीज थी सारी, जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर पार्टीज में चल रही है, इन्होंने यहाँ पे एग्री कर दिया कि सेटअप क्या ठीक है, फंड होगा और फंड को हम क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। और ऑपरेट करने के साथ में फिर इसमें जो सीओपी 28 है उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, इसको बोला गया कि ठीक है भाई, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो भी डैमेज होता है उस डैमेज को हम, ठीक है, कम करने के लिए जो है वो पैसा प्रोवाइड करेंगे। राइट। सो नेक्स्ट क्या है कि इंडिया का रोल क्या है? तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो अभी तक हमारे यहाँ जितने भी ऐसे वेदर से रिलेटेड डिजास्टर्स हो चुके हैं, सो वेदर से रिलेटेड डिजास्टर जैसे कि सबसे पहले तो क्लाउड बर्स्ट आया, ठीक है, ये एक वेदर रिलेटेड डिजास्टर है। दूसरा आप देखोगे लाइटनिंग, ठीक है, या फिर हीट वेव्स, ये भी इससे रिलेटेड है। एवलांच, फ्लैश फ्लड्स, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। इसमें 2019 से 2023 तक अप्रोक्सीमेटली कितना डैमेज हुआ है? $56 बिलियन का।
तो $56 बिलियन हमारे इसमें डैमेज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे ही काम कर रहे हैं, अडेप्टेशन हमने नहीं स्टार्ट किया। मिटिगेट होता है कुछ देर के लिए चीजें रोक देना, अडेप्ट होता है कि उसी माहौल में डल जाना, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम अपने आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बना लें, क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली, एग्रीकल्चर भी करना वैसा स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे खुद को भी उसके हिसाब से बदल लें। ठीक है, तो दैट इज दी बेसिकली दी नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी बजट। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो रीजनल वल्नरेबिलिटी है, इसमें इंडिया बहुत हाईली वल्नरेबल है कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस में। अब भारत की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, 7,516.7 किलोमीटर, और इसमें भी इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो अगर इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो इस ट्रॉपिकल कंट्री में हमारे पास साइक्लोन्स आते हैं, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देर वेरी डिवास्टेटिंग इन नेचर, बड़ा नुकसान करते हैं। ठीक है, बहुत तेज विंड्स चलती है, कोस्टल एरिया में नुकसान होता है, सुनामी आ सकती है। तो ऐसे में हिली रीजन्स भी काफी ज्यादा है जहाँ पे एवलांच आ सकता है, या अभी आपने सुना होगा यहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट भी हुआ, अचानक से एवलांच आया और उससे लेक टूटी, और लेक टूटने की वजह से आप देखो सीवियर डैमेज भी देखने को मिला था। तो ऐसे में इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स, राइट। तो इसके लिए लॉस एंड जो डैमेज डायलॉग है हमारा, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे सकता है हमारे रीजन्स के लिए। बट इसके लिए कोई ना कोई लीगल और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो पहले बनाना पड़ेगा कि उसको कैसे अडाप्ट करेंगे, कैसे हम लॉस एंड डैमेज फंड्स का यूज भी करेंगे। ठीक है, लोकलाइज्ड अडेप्टेशन प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ठीक है, वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। तो क्लाइमेट चेंज टेक्सोनॉमी के अंदर जब इस क्लाइमेट चेंज फाइनेंस को टेक्सोनॉमी को यूनियन बजट 2024 में भी लिया, तो इससे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी जनरेट हुई कि इंटरनेशनल की कैसे इंक्रीज करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेटिक फाइनेंस को, राइट। इसके साथ में ग्राउंड लेवल नीड्स पे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपीरियंस द एक्यूट इम्पैक्ट्स ऑफ अडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज नीड्स। अब केरला में ये हुआ है, अब ये इतना बड़ा क्राइसिस है कि केरला गवर्नमेंट अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि वहां से कुछ पैसा ड्रॉ किया जाए, उधर से लिया जाए, तब जाके वो सिस्टम बनाया जाए। हालांकि स्टेट्स में भी आप देखोगे, स्टेट्स हमारी इतनी ज्यादा कोई अमीर नहीं है। ठीक है, आधी से ज्यादा स्टेट्स आप देखेंगे उनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये भी पता चल रहा था कि हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट में इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, वहां के सैलरीज नहीं प्रॉपरली मिल रही हैं, या बाकी जो भी और फैक्टर्स है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लॉस होता है तो उसमें, ठीक है, केरला के अंदर जो केरला रिबिल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें वर्ल्ड बैंक और KfW डेवलपमेंट बैंक है जर्मनी का, उसकी हेल्प ली जा रही है, राइट। तो असेसमेंट चैलेंज यानी कि लोकल लेवल पे असेसमेंट करना, एक्सेस करना डिजास्टर रिलेटेड डैमेजेस को, और एक तरह से लॉस एंड डैमेज फंड को इफेक्टिव बनाना, उस पर काम करना। तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट एक तरह से एक ऐसी केस स्टडी हो सकती है जिसमें हम इस पूरे लॉस एंड डैमेज फंड को चेक भी कर सकते हैं कि ऑपरेटिव है या नहीं है, ये काम कर भी रहा है नहीं भी कर रहा। ठीक है, तो डेवलप्ड नेशंस रेलुक्टेंस, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं स्पेशली यूएस ने अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जो पैसा है उसको रिलीज करने के बारे में सोचा है वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, कि चलो थोड़ा प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यूएस ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत कोयला जलाया, ठीक है, जिससे आज पूरी दुनिया, वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन बेचारों को आज क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ चुका है। क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी बर्फ मेल्ट करेगी, जितनी बर्फ मेल्ट करेगी उतना सी लेवल क्या करेगा, राइस। जितना राइस किया वो बेचारे छोटे छोटे आइलैंड सब डूब जाएंगे। अब उसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो कोयला जलाया नहीं। बट यहाँ पे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइक यूके ऑस्ट्रेलिया, कि ये लोग कम से कम क्या करें, ये लोग ऐसे फंड के थ्रू पैसा दें। ठीक है, और इसके साथ में डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन एंड द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो डेवलपिंग नेशन जो है, दे आर डिससेटिस्फाइड, फीलिंग देयर कंसर्न्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा। सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस के अंदर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द वल्नरेबल कम्युनिटीज में इंक्रीज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लाइक फूड शॉर्टेज हो सकता है, और इसके साथ में डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो जब क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी, लोग भागेंगे। ठीक है, जब भागेंगे तो जब फ्लड्स आएंगे, हीट
वेव्स होंगी या कोई एरिया डूब गया तो वो अपने लैंड छोड़ के कहीं और जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, ठीक है, बने बनाए पूरे सेटअप्स होंगे वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो सकते हैं जहां से लड़ाई भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लोगों को तो रोकना मुश्किल हो जाता है, वो तो आते ही जाएंगे। ग्लोबल कमिटमेंट्स के अंदर एक तरह से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, प्राइमरी डोनर्स बने, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर इंश्योर करें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी हो स्ट्रक्चर के अंदर, और साथ में इंक्लूसिव डिप्लोमेसी भी हो, सिक्योरिटी मिटिगेशंस भी हो, तब जाके हम इस पूरे इशू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है, जरूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरा, मलुका आईएएस आपके लिए लाया है टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करंट अफेयर मैगजीन, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जिसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किया गया है। ओनली 29 रुपीज में हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।